नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी सत्कार क्लासेस में। तो जैसे आप सबको पता है कि हमने जो राजस्थान की कला संस्कृति की पुस्तक है वो स्टार्ट कर रखी है। तो उसी में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है बीकानेर का राठौड़ वंश। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकानेर का राठौड़ वंश, जो इसके प्रतापी शासक है वो। तो इससे पहले हमने देखा है जो मारवाड़ का राठौड़ वंश यानी कि जोधपुर का जो था वो वाला देखा है, किसने स्थापना की, कौन ये राठौड़ वंश का संस्थापक था। और उससे पहले हमने मेवाड़ का देखा है। तो आज हमारा रहेगा बीकानेर का राठौड़ वंश। तो बीकानेर का राठौड़ वंश, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। बीकानेर का राठौड़ वंश, तो राव बीका जिसका समय है 1465 ईस्वी से लेके 1504। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे ये बुक आपके लिए मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो मैं बोल रही हूँ आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, और मैं जो बोलूँ उसको एक एक लाइन पे आपको गौर करना है, तभी आप, क्योंकि इसमें से हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन बनना बहुत नॉर्मली बात है, क्वेश्चन तो बनेंगे ही। तो ठीक है, देखिए राव बीका 1465 से लेके 1504। तो बीका क्या था? बीका था मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। तो बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग किए जाने पर कहाँ चला गया है? 1465 ईस्वी में वे जांगल प्रदेश में आ गया। यानी जांगल, बीकानेर के जो आसपास का क्षेत्र है वो जांगल कहलाता है ये। तो ये जांगल प्रदेश में आ गया था। और किंवदंती है कि करणी माता, जो ये कुछ कई सुनी बातें हैं, किंवदंती यानी कि सुना, जहाँ से किसी ने कही होगी वहीं से चली आ रही है। तो किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार ये भी है कि जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नराने यानी कि बीका और जाट सरदार था नरा, दोनों ने ही मिलके जीता था। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया है। यानी कि नरा तो नेर और बीका, तो दोनों के नाम से जोड़ के इसको बीकानेर कहा गया है। तो ध्यान रखना है। भाटी चौहान खिचियों और कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया था। पुंगल के राव शेखा थे, उनकी पुत्री से उसने विवाह कर उसने अपनी स्थिति को क्या किया? मजबूत किया। और 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने, देखो ये इम्पोर्टेंट है कि बीकानेर राज्य की स्थापना कब की थी और किसने की थी? तो राव बीका ने की थी, और 1488 ईस्वी में। ये सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ, आप मोस्ट लगा लीजिए, आपको कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ध्यान रखना है आपको कि बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका ने की थी। कब की थी? 1488 ईस्वी में की थी। और उसने राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र, यानी बीकानेर को राठौड़ सत्ता का क्या बनाया? दूसरा केंद्र बनाया गया। और इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि देशनोक में करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो राव बीका ने करवाया। अब दूसरा शासक देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला है राव लूणकर्ण, यानी कि राव लूणकर्ण, जो 1505 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी का इसका टाइम पीरियड है। और इसका देखिए, राव लूणकर्ण राव बीका का छोटा पुत्र था। यानी कि राव बीका किसका था? राव जोधा का पुत्र था। जबकि ये जो राव लूणकर्ण है ये राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। यानी कि राव लूणकर्ण ने किसको हराया था? नागौर का शासक था मोहम्मद खां। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है, कहीं भी कोटेशन देके भी पूछ सकता है। तो 1526 ईस्वी में डोसी के युद्ध में, जो डोसी का युद्ध हुआ था, नारनौल के नवाब अमीर खां, जो नारनौल के नवाब थे, अब्बी मीरा,
तो अब भी मीरा से लड़ता हुआ ये मारा गया। कौन मारा गया था? राव लूणकरण अब भी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया था डोसी के युद्ध में। तो ये भी ध्यान रखना है कब हुआ था, इसका सन भी इम्पोर्टेंट है 1526 में, क्योंकि राव लूणकरण का जो टाइम पीरियड है वो 1505 से 1526 इतना सा ही है, तो ध्यान रखना है। और डोसी के युद्ध का आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है, ये हुआ था 1526 ईस्वी में। डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब था कोई अभी मीरा खां, जिससे लड़ता हुआ ये मारा गया था। और बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद लिखा है ना, बीटू सुजा का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसमें इसे क्या कहा गया? कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो किसे? लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। और किस ग्रंथ में या किस में कहा गया है? तो ये है राव छंद में। तो बीटू सुजा का द्वारा कृत ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद, तो इसमें कहा गया है। और तो देखिए कर्मचंद्र वंशो कीर्तन काव्य में जो ये नामक ग्रंथ है, कर्मचंद वंशो कीर्तन काव्यम, तो ये नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना किससे की गई? कर्ण से। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। देखो ये बुक में बता रही हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से, आपको ये रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो देखिए ये राव लूणकरण की तुलना, जो दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई, वो कौन से ग्रंथ में की गई? तो आपको ध्यान रखना है कर्मचंद्र वंशो कीर्तन काव्य में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरण शर झील का निर्माता भी इसी को स्वीकार किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट शासक आ जाता है हमारा ये रावजेतसी। तो रावजेतसी का टाइम पीरियड है 1526 ईस्वी से 1541 तक, तो ये ध्यान रखना है आपको। और रावजेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान, यानी कि हुमायूं का जो भाई था ना कामरान, उसको क्या किया था? इसने पराजित किया था। यानी काबुल के मुगल शासक कामरान को हुमायूं का जो छोटा नहीं था, मतलब उसका भाई था ये, तो कामरान को पराजित किया था राव जेतसी ने। इस युद्ध का वर्णन बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में किया है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि राव जेतसी ने जो काबुल के मुगल शासक कामरान से युद्ध हुआ था, वो किस छंद में मिलता है इसका, यानी कि किस ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है बीटू सुजा का जो ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद में इसका वर्णन मिलता है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज, जो नागराज है ना, तो इसने शेरशाह सूरी से सहायता लेने की शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करना चाह रहा था ये, तो उससे सहायता के लिए भेजा कोई मंत्री, ये नागराज मंत्री इसने भेजा था, लेकिन वो नहीं आया। उससे पहले ही क्या हुआ, उसकी सहायता से पूरी इसने युद्ध हो गया। और क्या हुआ 1541 में साहिबा, यानी कि पाइबा या साहिबा, जो भी दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है, तो जोधपुर में युद्ध में रावजेतसी मालदेव से सेना में लड़ता हुआ क्या हुआ है, उससे पहले ही वीरगति को प्राप्त हो गया, यानी कि शेरशाह सूरी इसकी सहायता ना कर सका। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ध्यान रखना है रावजेतसी, और ये किससे? मालदेव से युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट शासक हमारा है राव कल्याणमल। तो ये ध्यान रखना है राव कल्याणमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके दो पुत्र थे, जो देखो राव कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में 1527, याद है खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से क्या भाग लिया था। कल्याणमल ने क्या किया था 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था। यानी कि गिरी सुमेल का युद्ध जो मालदेव और शेरशाह सूरी दोनों के मध्य हुआ था, ध्यान है ना, एक मुट्ठी बाजरे की खातिर वो वाली उक्ति कही थी शेरशाह सूरी ने, तो वही वाला युद्ध था ये। तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्या है, कल्याणमल ने किसके साथ सहायता की थी, शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था, उन्हें मालदेव के विरुद्ध लड़ा था। तो इसने बटनेर के किले पर है ना और भाग लिया था। इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल के अधीनता, ये राव कल्याणमल है ना, तो प्रथम राठौड़ों का प्रथम शासक है जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि राव कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला क्या था, पहला राठौड़ शासक था। राठौड़ यानी कि पहला राठौड़ शासक पूछा जा चुका है और पूछ भी सकता है कि पहला, देखो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था, तो राव कल्याणमल। ध्यान रखना है आपको ना। कल्याणमल के दो पुत्र थे, बोल रही थी मैं, दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज यही है वो जो उड़ना राजकुमार बोलते हैं ना, वो इसने इसकी जो
बेली किस्मन रुक्मणी जो नामक ग्रंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही फेमस है। और राय सिंह याद है आपको, इसको बीकानेर और जोधपुर का जो शासक बनाया था वो चंद्रसेन के समय, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में क्या बनाया था, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था, यानी कि ये अकबर का दरबारी कवि था, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसका ग्रंथ है ना बेली किस्मन, देखो इसका जो ये अकबर का दरबारी कवि था पृथ्वीराज, इसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं अपन, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है, इसकी उपाधि है ये। तो इसका जो ग्रंथ है बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना इसने की थी, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फेमस रचना है इसकी। अब नेक्स्ट शासक हमारा आ जाता है राव राय सिंह। तो राव राय सिंह 1574 से लेके 1612 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। तो ये 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर के दरबार के समय मुगल सेना में क्या हुआ, सम्मिलित हो गया था। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान, ये ध्यान रखना है कि इसने कौन कौन से अभियानों में भाग लिया था, तो ये भी पूछे जा चुके हैं, कौन सा है या नहीं है ये पूछ सकता है। तो इसने अकबर के गुजरात अभियान और कंधार के दोनों ही अभियानों में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 में से जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। 1500 ये पूछा भी जा चुका है, मैंने उधर भी बताया था आपको, तो ध्यान रखना है। और 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1574 ईस्वी में राय सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। ये उपाधि किसने दी थी इसको, ये भी आपको बतानी किसने दी थी। और देखो बीकानेर राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, ध्यान रखना है, राय सिंह ने कराया है। और निर्माण कराया तथा किले के दरवाजे पर जेमल पत्ता की पाषाण की मूर्तियाँ लगाई। देखो जेमल पत्ता की आगरा के किले पे भी है, वो अकबर ने लगवाई थी। और यहाँ पे जो जूनागढ़ के बीकानेर किले पे भी इनकी मूर्तियाँ हैं, तो ये किसने लगवाई थी, ये राय सिंह ने लगवाई थी। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसने राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके समय भीषण अकाल पड़ा जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का कर्ण भी खाया, तो ये भी पूछा जा चुका है और कभी भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है कि राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है, तो ध्यान रखना है मुंशी देवी प्रसाद ने। तो मुंशी ने मुंशी देवी, तो मुंशी ने दिया तभी तो राजपूताने का कर्ण बना, इसे ध्यान रख लेना, मुंशी ने दिया तो अभी तो ये राजपूताने का कर्ण बना। अब देखो नेक्स्ट शासक हमारा है राव कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह का समय काल है 1631 ईस्वी से 1668 ईस्वी, है ना, 1631 ईस्वी से 1668 ईस्वी। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये किसके काल का है, ये शाहजहां के, तो ये ध्यान रखना है। राय सिंह है अकबर के काल का, तो ये भी ध्यान रखना है। तो उसके पहले शाहजहां भी आ जाता है, क्योंकि इसकी इतनी जल्दी इसकी मृत्यु नहीं होती, तो उससे शाहजहां के समय भी रहता है, तो ध्यान रखना है। राव कर्ण सिंह है शाहजहां की दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जाखणिया, ये ध्यान रखना है, जाखणिया गांव की सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध भी हुआ था, ये ना मतीरे की राड़, तो ध्यान रखना है कब हुआ था, ये 1642 से लेकर 1644 ईस्वी तक हुआ था। और ये नागौर के शासक और एक कौन था, राव कर्ण सिंह बीकानेर, दोनों के मध्य सीमा विवाद को लेकर ये युद्ध हो गया था, मतीरे की राड़ के नामक युद्ध हुआ था, तो ध्यान रखना है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह क्या हुआ, ये तटस्थ रहा, और क्या इसने मतलब कहीं भी किसी के पक्ष में नहीं बोला है, क्योंकि इसको पता था कि ये थोड़ा दिमाग से काम ले रहा था। मगर युद्ध में जैसे औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर इसने अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेज दिया, यानी कि इसको जब पता लगा कि औरंगजेब का पलड़ा भारी है, तो इसने अपने दोनों ही पुत्रों को उसकी सहायतार्थ भेज दिया था। औरंगजेब के शासन बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख संपत्ति में कर्ण सिंह को जालंधर बादशाह कहा गया है, तो ये ध्यान रखना है कि चिंतामणि भट्ट का जो ग्रंथ है सुख सप्तति में कर्ण सिंह को जालंधर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान
गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण व और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे हैं। तो इनके जो ये ग्रंथ है, देखो अभी तक पूछे नहीं गए, लेकिन पूछेगा तो अपन सोचेंगे कहाँ से पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है। इसी में दे रखे हैं कि कर्ण सिंह का कौन, देखो कर्ण सिंह को जालंधर भाषा किस ग्रंथ में कहा गया है, तो चिंतामणि भट्ट का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तती में, चिंतामणि के ग्रंथ शुक सप्तती में कर्ण सिंह को जालंधर भाषा कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम, और इसका कर्ण सिंह का ग्रंथ है कल्पद्रुम, तो ये ध्यान रखना है, कर्ण सिंह का ग्रंथ कल्पद्रुम। और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल, यानी गंगानंद मैथिल का है कर्णभूषण। तो कल्पद्रुम तो है कर्ण सिंह का और कर्णभूषण है गंगानंद मैथिल का, तो ध्यान रखना। और इनका एक और ग्रंथ है काव्य डाकिनी, तो दोनों ही ग्रंथ है। तो ये तीनों ही जो रचना है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। और देखिए अब हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट शासक है हमारे शाकंभरी का चौहान वंश, इस वंश के और प्रतापी शासक, तो ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखो कितने ओनली हमें 10-15 मिनट में हमारा जो है बीकानेर के राठौड़ वंश हो गए और इजी वे में हो गए, ज़्यादा लोड भी नहीं है। और यूँ ही आप 2-3 बार देखोगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो उसको पूछना है तो यहीं से पूछेगा। और अगर टॉपिक मेंशन है किसी भी एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर, और पूछेगा तो वो इसी बुक में से पूछेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे शाकंभरी का चौहान व इसके प्रतापी शासक, तो ये कल हमारा टॉपिक रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ये जो आप ये शेयर, कमेंट और लाइक शेयर, यही तो हमें अच्छा पुनर्मिलन देता है, तभी तो हम आगे की वीडियो ला पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक